हेलो बच्चों, एसवीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है फोटो रेस्पायरेशन या फिर प्रकाश संश्लेषण। देखो, प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटो रेस्पायरेशन किसे कहते हैं? जो हरे पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनका निर्माण करते हैं। जो प्लांट होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। ये जो सामान्य प्रोसेस ही होती है कि यहाँ पर कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण के अंदर क्या होगा, यहाँ पर जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ इनका प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। प्रकाश की उपस्थिति में यहां पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होता है। इस ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है इस क्रिया को क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहां पे देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? जब CO2 की सांद्रता दिन के समय कम और O2 की सांद्रता यहाँ पे अधिक होती है, तो उस दौरान प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होगी। देखो, जब पत्तियों में या पादप में CO2 की सांद्रता कम हो जाएगी और ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक हो जाएगी, तो उस दौरान प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। यहाँ पे देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, उस दौरान भोजन का ऑक्सीकरण तो होगा, लेकिन भोजन का ऑक्सीकरण होगा, CO2 भी उत्पन्न होगी, लेकिन यहाँ पे जो ऊर्जा है ये ATP के रूप में संग्रहित नहीं होती है। ऊर्जा ATP के रूप में संग्रहित नहीं होगी, ये ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है। ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है। यहाँ पर ऊर्जा का संग्रहण नहीं हो रहा है और केवल ऊष्मा के रूप में बाहर निकल रही है ऊर्जा, इसलिए इसे नष्टकारी अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे नष्टकारी अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। देखो, प्रकाश संश्लेषण किसे कहेंगे कि जो कार्बनिक पदार्थ है इनका प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, उस क्रिया को क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कब होता है? जब CO2 की सांद्रता कम होती है और O2 की सांद्रता अधिक होती है, तो उस दौरान प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होगी। अब देखो, CO2 की सांद्रता अधिक होगी तो इस दौरान प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 तो उत्पन्न होगी, लेकिन जो ऊर्जा होती है इसका ATP के रूप में संग्रहण नहीं होता है। ये ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है, इसलिए इसे नष्टकारी अभिक्रिया भी कहते हैं। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम और क्लोरोप्लास्ट के अंदर संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है इसके लिए यहाँ पर मुख्य जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, रूबिस्को। मुख्य एंजाइम कौन सा होता है, रूबिस्को एंजाइम होता है। नॉर्मली जो प्रोसेस होती है उसके अंदर ये CO2 के साथ में जुड़ता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ये O2 के साथ में संयोजित होकर के ऑक्सीकृत हो जाता है। देखो, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ये माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम और क्लोरोप्लास्ट के अंदर संपन्न होती है। इसके लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा हो गया, रूबिस्को एंजाइम। और ये जो एंजाइम है यहाँ पर सामान्य स्थिति के अंदर CO2 के साथ में संयोजित होगा, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये ऑक्सीजन के साथ में संयोजित होता है। अब आगे देखो, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। अभी बताया यहाँ पे 3 कोशिकांग होते हैं। सबसे पहले इसकी जो अभिक्रिया है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। इसके बाद में ये पेरोक्सिसोम में
और लास्ट में होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। 3 जगह यहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा परऑक्सीसोम और तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा कि जो RUBP होता है, राइबोलोज डाइफास्फेट या फिर राइबोलोज बाइफास्फेट, ये CO2 को ग्रहण करके फास्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर परिवर्तित हो जाता है। फास्फोग्लिसरिक एसिड, या फिर आप ये भी बोल सकते हो PGA के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। रूबिस जो राइबोलोज बाइफास्फेट CO2 को ग्रहण करके फास्फोग्लिसरिक एसिड या फिर PGA का निर्माण करता है। इसके अलावा ये जो RUBP है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फास्फोग्लाइकोलिक एसिड, फास्फोग्लाइकोलिक एसिड के अंदर परिवर्तित हो जाता है। या तो देखो किसके अंदर परिवर्तित होगा, PGA के अंदर, और वहां पे जो शुगर होती है या फिर आपका जो केल्विन चक्र होता है उसको चलाने का कार्य करता है, या फिर राइबोलोज बाइफास्फेट यहाँ पे फास्फोग्लाइकोलिक एसिड के अंदर परिवर्तित हो जाता है। कब परिवर्तित होगा, जब यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। तो यहाँ पर जो RUBP है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फास्फोग्लाइकोलिक एसिड के अंदर परिवर्तित हो जाता है। यह अभिक्रिया तो कहाँ पे संपन्न होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर संपन्न होती है। इसके पश्चात जो फास्फोग्लाइकोलिक एसिड है ये ग्लाइकोलिक एसिड के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। कहाँ पे होगा, परऑक्सीसोम के अंदर। देखो फास्फोग्लाइकोलिक एसिड परऑक्सीसोम के अंदर प्रवेश करने के पश्चात किसके अंदर परिवर्तित हो रहा है, ग्लाइकोलिक एसिड के अंदर परिवर्तित होता है। इस ग्लाइकोलिक एसिड इसे ग्लाइकोलेट भी कहते हैं। इसे किस नाम से जाना जाता है, ग्लाइकोलेट के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात यहाँ पर इसमें से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाहर निकलता है। ग्लाइकोलिक एसिड में से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाहर निकलता है और ये ग्लाइओक्जेलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट होगा, ग्लाइओक्जेलिक एसिड, और ग्लाइओक्जेलिक एसिड ग्लाइसिन में परिवर्तित हो जाएगा। ग्लाइसिन के अंदर परिवर्तित हो जाता है। देखो फास्फोग्लाइकोलिक एसिड परऑक्सीसोम के अंदर प्रवेश करने के पश्चात ग्लाइकोलिक एसिड का या फिर ग्लाइकोलेट का निर्माण करता है। इस ग्लाइकोलेट में से H2O2 बाहर निकलता है, जिसके कारण ग्लाइओक्जेलिक एसिड का निर्माण होता है। ये ग्लाइओक्जेलिक एसिड ग्लाइसिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये अभिक्रिया कहाँ पे संपन्न होगी, परऑक्सीसोम के अंदर संपन्न होती है। तीसरा कौन सा बच गया है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर क्या होगा कि जो ग्लाइसिन है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करता है। अब प्रवेश करेगा, ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करता है, तो इस दौरान यहाँ पर एक तो जो CO2 होती है वो इसमें से बाहर निकलती है, साथ ही जो ऊष्मा होती है ये भी इसमें से बाहर निकलती है। जब ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करता है तो ग्लाइसिन में से CO2 और ऊष्मा बाहर निकलती है, जिससे सेरीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, सेरीन। सेरीन के साथ में यहाँ पर उप उत्पाद बनता है अमोनिया या फिर NH3। CO2 और NH3 को यहाँ पर रिलीज कर दिया जाता है या फिर वातावरण के अंदर मुक्त कर दिया जाता है। देखो ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ रहा है, यहाँ पर आने के पश्चात ये सेरीन के अंदर परिवर्तित होता है, साथ में CO2 NH3 और ऊष्मा बाहर निकलती है। इन सभी को यहाँ पर रिलीज कर दिया जाता है। बच गया कौन सा यहाँ पे, सेरीन। सेरीन इसके अंदर PGA का निर्माण कर लेता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण कर लेता है। ये फास्फोग्लिसरिक एसिड यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेगा। कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेगा और ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कहाँ पे होगा? इन क्लोरोप्लास्ट या फिर हरित लवक के अंदर पीजीए के द्वारा क्लोरोप्लास्ट का निर्माण होता है। तो ये था आपका यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। इसमें देखना 3 जगह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होगी, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा? राइबोलोज बाइफास्फेट CO2 को ग्रहण करके फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण कर लेता है या फिर पीजीए का निर्माण कर लेगा। ये पीजीए यहाँ पर केल्विन चक्र के द्वारा शुगर का निर्माण करेगा। या फिर क्या होगा कि RuBpO2 की अधिक सांद्रता में फास्फोग्लाइकोलिक एसिड के अंदर परिवर्तित हो जाता है। कहाँ पे हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये फास्फोग्लाइकोलिक एसिड किसके अंदर प्रवेश करेगा? पेरोक्सिसोम के अंदर प्रवेश करेगा और ग्लाइकोलिक एसिड या ग्लाइकोलेट का निर्माण करता है। इस ग्लाइकोलिक एसिड में से H2O2 का अणु बाहर निकलता है जिससे ग्लाइओक्जेलिक एसिड का निर्माण होता है। ये जो ग्लाइओक्जेलिक एसिड है ये ग्लाइसिन के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। ये क्रिया कहाँ पे संपन्न होगी? पेरोक्सिसोम के अंदर संपन्न होती है। इसके पश्चात ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करते ही ये टूट जाता है। यहाँ पे CO2 NH3 वह सेरीन के अंदर परिवर्तित हो जाता है। CO2 वह NH3 को रिलीज कर दिया जाता है और जो इनमें से उष्मा होती है ये भी बाहर निकल जाती है। सेरीन किसके अंदर कन्वर्ट होगी? पीजीए के अंदर, फास्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। और ये जो फास्फोग्लिसरिक एसिड है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो 3 जगह संपन्न होती है। हाँ जी, अब आगे देखिए प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। देखो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो कारक है यहाँ पर इसकी क्रिया को प्रभावित करते हैं, या तो रोक देते हैं या फिर इसकी क्रिया को कम कर देते हैं, उन कारकों के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले यहाँ पर हम एक नियम पढ़ेंगे, ब्लैकमैन का सीमाकारी कारकों का नियम। ब्लैकमैन का सीमाकारी कारकों का नियम। देखो ब्लैकमैन का जो सीमाकारी कारकों का नियम है इसके अंदर क्या होता है कि जब किसी क्रिया पर कई कारक एक साथ प्रभाव डालते हैं, जब किसी क्रिया के ऊपर कई कारक एक साथ प्रभाव डालते हैं तो उस क्रिया के अंदर जिसकी दर सबसे कम होती है उसकी मात्रा पर जो क्रिया होगी वो निर्भर करती है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इस क्रिया के अंदर यदि सभी कारकों को निश्चित कर दिया जाए, जो सभी कारक है उनको निश्चित कर दिया जाए तो उनमें से किसी एक कारक का यदि प्रभाव देखा जाता है तो यदि उस कारक के प्रभाव को आपको देखना है तो यदि उसकी सांद्रता को बढ़ाया जाता है तो यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो धीरे धीरे क्या होगी? कम हो जाती है। या फिर आप ये भी बता सकते हो कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसके अंदर जो भी कारक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं, यदि उनमें से कोई भी कारक वहां पे अधिक मात्रा में या फिर कम मात्रा में वहां पे उपलब्ध हो रहा है तो वहां पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी या फिर रुक जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो कारक वहां पे कम हो रहा है या जिसकी अधिकता हो रही है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सीमाकारी कारक बन जाता है। इसके लिए आप एक एग्जाम्पल भी देख सकते हो, जैसे कोई प्लांट है, इसको 5 मिलीग्राम CO2 की आवश्यकता होगी। कोई पादप है,
इसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए 5 मिलीग्राम CO2 की आवश्यकता होगी। यहाँ पर इस पादप को यदि 1 मिलीग्राम CO2 उपलब्ध करवाई जाती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस पादप को यदि 1 मिलीग्राम CO2 उपलब्ध करवाई जाती है तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू हो जाती है। जैसे जैसे आप CO2 की मात्रा बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ेगी। कब तक बढ़ेगी? इस पादप को जब तक आप 5 मिलीग्राम CO2 उपलब्ध करवाओगे तब तक इसके अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो क्या होगी? बढ़ेगी। 5 मिलीग्राम से अधिक CO2 यदि आप यहाँ पे उपलब्ध करवाओगे तो इसके अंदर प्रकाश सीमाकारी कारक बन जाएगा। प्रकाश क्या हो जाएगा? सीमाकारी कारक, क्योंकि ये पादप उतना ही प्रकाश अवशोषित कर रहा है जितना यहाँ पे 5 मिलीग्राम CO2 को काम में लिया जा सके। इससे अधिक CO2 के ऊपर प्रकाश क्या हो जाएगा? इसके लिए सीमाकारी कारक बन जाता है। देखो इसके अलावा आता है कि वह ताप या फिर वह बिंदु जिस पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न्यूनतम होती है या सबसे कम होती है, न्यूनतम नहीं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ होती है, उसे न्यूनतम बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? न्यूनतम बिंदु कहते हैं। वह बिंदु जिस पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ होती है उस बिंदु को क्या कहेंगे? यहाँ पर न्यूनतम बिंदु कहते हैं। इसके बाद में जहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है, जिस बिंदु पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है उसे अनुकूलतम बिंदु कहते हैं। कि वह बिंदु जहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है उस बिंदु को क्या कहेंगे? अनुकूलतम बिंदु कहते हैं। तीसरी स्थिति आती है इसके अंदर जहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है। जिस बिंदु पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है उस बिंदु को अधिकतम बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहेंगे? अधिकतम बिंदु कहते हैं। और एक आता है इनमें जो कॉर्डिनल बिंदु का मतलब होता है कि जो तीनों बिंदु होते हैं, न्यूनतम, अनुकूलतम और अधिकतम बिंदु, इन्हें सामूहिक रूप से क्या कहेंगे? कॉर्डिनल बिंदु कहते हैं। अधिकतम, अनुकूलतम और न्यूनतम बिंदु, इन तीनों बिंदुओं को सामूहिक रूप से कॉर्डिनल बिंदु के नाम से जाना जाता है। देखो एक तो है न्यूनतम बिंदु, जहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ होती है उस बिंदु को क्या कहेंगे? न्यूनतम बिंदु। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है उसे अनुकूलतम बिंदु कहते हैं, और जहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है उसे अधिकतम बिंदु कहते हैं। इसके अलावा इन तीनों बिंदुओं को सामूहिक रूप से कॉर्डिनल बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो बात करें हम यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें दो कारक आते हैं। पहला आता है बाह्य कारक और दूसरा आता है आंतरिक कारक। देखो पहला कौन सा आता है यहाँ पे? बाह्य कारक, और दूसरा आता है इसमें आंतरिक कारक। देखो बाह्य कारक के अंदर जो जलवायु से संबंधित है या फिर पादप की भौतिक अवस्थाओं से संबंधित है वो बाह्य कारक होंगे। आंतरिक कारक के अंदर पादप की जो पत्तियां है उनसे संबंधित, इसके अलावा
क्लोरोफिल की जो मात्रा है उनसे संबंधित, प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद है उसके संचयन से संबंधित कारक इसमें शामिल होते हैं। अब देखो जो बाह्य कारक है उसके अंदर नंबर 1 आता है प्रकाश। सबसे मेन या फिर सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला जो कारक है वो कौन सा आता है इसमें? प्रकाश। अब देखो प्रकाश के अंदर भी यहाँ पर प्रकाश के प्रकार की बात करते हैं। प्रकाश के प्रकार की, इसमें देखो प्रकाश संश्लेषण के दौरान एक शब्द आया था PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो जो रेंज यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है उसी प्रकाश की किरणों को यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान काम में लिया जाता है। इसके अलावा लाल और नीला जो प्रकाश होता है इसके अंदर फोटोसिंथेसिस की क्रिया अधिकतम होती है, जबकि हरे रंग का जो प्रकाश होता है इसके अंदर फोटोसिंथेसिस न्यूनतम या फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तो प्रकाश का जो प्रकार है उसके अंदर क्या होगा कि लाल और नीले प्रकाश के अंदर तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है और हरे रंग के प्रकाश के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होती है। दूसरा आता है इसमें प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश में आता है प्रकाश की तीव्रता। अब देखो पत्तियों के ऊपर गिरने वाला जो प्रकाश है उसका केवल 3% भाग पादप की पत्तियों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। बाकी जो 97% है पत्तियों के ऊपर गिरने वाला प्रकाश ये परावर्तित किया जाता है, पत्तियों के द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है। देखो प्रकाश की तीव्रता में केवल 3% जो प्रकाश है इसको तो पत्तियों के द्वारा अवशोषित किया जाता है, बाकी 97% जो प्रकाश है इनको पत्तियों के द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रकाश की तीव्रता है इसके अंदर एक निश्चित रेंज का जो प्रकाश होता है, निश्चित रेंज का जो प्रकाश जिसके अंदर आता है यहाँ पे 430 नैनोमीटर से लेकर के 760 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का जो प्रकाश होता है इसी प्रकाश को पत्तियों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। इससे कम तरंग दैर्ध्य वाला और अधिकतम कितना बताया था आपको? 810 नैनोमीटर। 810 में था वहां पे अवरक्त विकिरण और 430 से नीचे था यहाँ पे 390 से नीचे आ जाओगे तो वो प्रकाश हो जाएगा पराबैंगनी विकिरणों के अंदर। तो इस प्रकाश को भी अवशोषित नहीं किया जा सकता और 810 वाले को जो कि अवरक्त विकिरणों के अंदर पाया जाता है। बीच की रेंज बच गई यहाँ पे 430 से 760 नैनोमीटर वाला। इस तरंग दैर्ध्य का जो प्रकाश होता है उसी प्रकाश को पत्तियों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। फिर आता है यहाँ पर कि जो प्रकाश की अवधि है, प्रकाश की अवधि, प्रकाश की अवधि लगभग 10 से 12 घंटे का जो प्रकाश होता है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए अनुकूल होता है। 10 से 12 घंटे का जो प्रकाश है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए अनुकूल अवधि मानी गई है। इससे जैसे कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनको कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। कम प्रकाश वाले शॉर्ट डे प्लांट कहलाते हैं और अधिक प्रकाश वाले लॉन्ग डे प्लांट कहलाते हैं। और कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनको यहाँ पर बहुत ही कम यहाँ पे प्रकाश की आवश्यकता होगी, वो होगा यहाँ पे डे न्यूट्रल प्लांट। देखो सेकंड आता है यहाँ पे तापमान। तापमान प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को किस प्रकार से प्रभावित करता है? देखो कुछ कॉनिफर्स 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के ऊपर क्या कर लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं, जबकि कुछ गर्म जल में पाए जाने वाले
शैवाल, अब उन गर्म जल का जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री है, इस तापमान के ऊपर भी शैवाल यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न कर लेते हैं। लेकिन नॉर्मली हम बात करते हैं कि पादप किस तापमान के ऊपर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करते हैं, तो वो होता है इसके अंदर नॉर्मली 10 से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, या फिर ये जो रेंज है इस रेंज के ऊपर प्लांट क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करते हैं। इस रेंज के ऊपर पादप सामान्य रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करते हैं। यदि 35 से अधिक यहाँ पे तापमान किया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण में काम आने वाले जो एंजाइम है ये क्या हो जाएंगे, विकृत हो जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काम आने वाले जो एंजाइम है ये विकृत हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित हो जाती है। फिर आता है इसमें CO2, तीसरा कारक आता है इसमें CO2। देखो CO2 की सांद्रता बढ़ाने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ेगी। CO2 की सांद्रता बढ़ाने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ेगी। कब तक बढ़ेगी, जब तक दूसरा कारक सीमाकारी नहीं हो जाता। जब तक दूसरा कारक सीमाकारी नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ेगी। देखो CO2 की मात्रा बढ़ाओगे आप तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ेगी। कब तक बढ़ेगी, जब तक इसके लिए दूसरा कारक सीमाकारी नहीं हो जाता तब तक ये यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ेगी। फिर आता है यहाँ पे जल, चौथा आता है यहाँ पे जल। देखो जो भी पादप के द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है, जल का अवशोषण उसका केवल 1% भाग यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में काम में लिया जाता है। पादप द्वारा अवशोषित जो भी जल है उसका केवल 1% भाग पादप के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर भाग लिया जाता है। बाकी अधिक इसकी जो मात्रा होगी वो यहाँ पर सीमाकारी कारक बन जाएगी। जल की अधिक मात्रा इसके लिए क्या बन जाएगी, प्रकाश संश्लेषण के लिए सीमाकारी कारक बन जाती है। अब सीमाकारी कारक बनेगी तो सीमाकारी कारक बन जाती है। इसके अलावा जल की कमी होगी, जल की कमी होने पर यहाँ पर रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। जल की कमी होने पर रंध्र बंद हो जाएंगे और बंद होंगे तो पादप के अंदर CO2 की क्या हो जाएगी, कमी। तो इस दौरान भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाती है। देखो जल कैसे प्रभावित हो रहा है, कर रहा है। एक तो जल का अवशोषण, जो भी जल का अवशोषण पादप के द्वारा किया जाता है उसका केवल 1% प्रकाश संश्लेषण के अंदर काम में लिया जाता है। बाकी यहाँ पर इसकी अधिक मात्रा दूसरे कारक के लिए सीमाकारी हो जाती है। इसके अलावा जल की कमी होगी तो पादप की पत्तियों के रंध्र बंद हो जाएंगे और यहाँ पर जो CO2 है उसकी कमी हो जाएगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाएगी। फिर आता है इसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन या फिर O2। देखो ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कैसे प्रभावित करती है। देखो ऑक्सीजन यहाँ पर जैसे O2 की मात्रा बढ़ेगी, O2 की मात्रा बढ़ेगी। अब O2 की मात्रा बढ़ेगी तो यहाँ पर जो रुबिस्को एंजाइम है, रुबिस्को एंजाइम इसके साथ में CO2 के स्थान पर किसका योग हो जाता है, ऑक्सीजन का योग हो जाता है। CO2 के स्थान पर ऑक्सीजन का योग हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, प्रकाश शोषण की क्रिया हो जाएगी। और ये केवल किनके अंदर होता है, C3 पादपों के अंदर। C3 पादपों के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन होगा वो रुबिस्को एंजाइम के साथ में जुड़ेगा और
इसको ऑक्सीकृत करेगा और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करेगा, जिसके कारण यहाँ पर जो C3 पादप है उनमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाती है। ये तो थे इसके अंदर बाह्य कारक। अब आता है इसमें आंतरिक कारक। देखो आंतरिक कौन कौन से कारक है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। देखो आंतरिक कारकों में जैसे पत्ती की संरचना, पत्ती की आंतरिक संरचना, पत्ती की आंतरिक संरचना। दूसरा हो गया क्लोरोफिल की मात्रा, क्लोरोफिल की मात्रा। तीसरा कारक हो गया इसमें प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। और चौथा हो गया अंतिम उत्पाद की, अंतिम उत्पाद के, अंतिम उत्पाद के संग्रहण का। अंतिम उत्पाद है इसका जो संग्रहण है ये भी क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करता है। देखो पहला आता है इसमें पत्ती की आंतरिक संरचना। जैसे पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले जो रंध्र है उनके खुलने व बंद होने का जो टाइम होता है ये भी क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करता है। जितने अधिक समय तक रंध्र खुलेंगे उतनी ही CO2 अंदर की ओर प्रवेश करती है। दूसरा वहां पे पत्ती के अंदर, पत्ती के अंदर जो उपस्थित मीजोफिल और जैसे बंडल शीत कोशिकाएं होती है, यदि दोनों जगह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है तो भी वो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। दूसरा आता है इसमें क्लोरोफिल की मात्रा। देखो पत्तियों की एज के ऊपर डिपेंड करता है कि जो यंग लीफ होती है उनके अंदर क्लोरोफिल अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो उनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक की जाती है। जबकि ओल्ड लीफ या फिर जो पुरानी पत्तियां होती है उनमें धीरे धीरे क्लोरोफिल की मात्रा में कमी आती है, तो उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कम होती है। फिर आता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म एक वैज्ञानिक का नाम आता है ब्रिजस। इस वैज्ञानिक ने यह बताया था कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। केवल इतना ही बताया था ब्रिजस ने कि यहाँ पर पत्तियों के जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर कुछ ऐसे कारक या एंजाइम पाए जाते हैं जो कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसको प्रभावित करते हैं। फिर आता है इसमें अंतिम उत्पाद ये संग्रहण का। जैसे अंतिम उत्पाद है उसके बात करते हैं कार्बनिक पदार्थ का निर्माण और उसका संचय कोशिका में होता है। तो इन पदार्थों का देखो निर्माण तो कोशिका के अंदर ही होगा, और यदि इनका जो स्थानांतरण है, इनका निर्माण कोशिका में हो रहा है और यदि इसका स्थानांतरण धीमी गति से होता है या फिर कम दर से होता है तो यहाँ पर उस पादप की पत्तियों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो अंतिम उत्पाद का संग्रहण, इसके अंदर क्या होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निर्मित होने वाला कार्बनिक पदार्थ कोशिका में संग्रहित हो रहा है। अब इस संग्रहण को स्थानांतरण की बात करेंगे। यदि इसका स्थानांतरण धीमी गति से होता है, धीमी गति से होगा तो क्या होगा, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है या फिर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसको कई कारक है जो उसको प्रभावित करने का कार्य करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।